ऑल गुड। ऑल गुड ऑल गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो ठीक है फिर, आज की वर्कशॉप चालू की जाए। हाँ जी, तो आज क्या पढ़ने वाले थे? किसी को कोई आइडिया लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? समझ में आया? कुछ डाउट्स रह गए लोगों के? कितने लोग के डाउट्स रह गए लास्ट वर्कशॉप से? हम्म। कितने लोग के डाउट्स रह गए हैं लास्ट वर्कशॉप से? किसी के नहीं रह गए, कोई बात नहीं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। एंटायर स्क्रीन, यस श्योर। आई होप विजिबल हो स्क्रीन सभी को। स्क्रीन में सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा गिटहब में, एज यूजुअल एज ऑलवेज। बार बार ये चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग को रट जाए और ये चीज़ें बार बार ही काम आएंगी। मैं वापस से अपनी एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं इस बार दूंगा वेबसाइट कमिंग सून। तो ये नाम दे रहा हूँ मैं, वेबसाइट कमिंग सून। एंड रिपोजिटरी मैंने क्रिएट कर ली। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद मेरा यहाँ पर स्टेप होता है रिपोजिटरी को क्लोन करना। क्लोन करने के लिए मुझे इसकी HTTPS लिंक हमेशा चाहिए होती है, जो कि मुझे यहाँ से मिल गई है, जो कि मैंने कॉपी कर लिया है। देन मैं जाऊँगा अपनी डिजायर्ड फाइल पर। सबसे पहले गलती तुम कर रहे थे मोस्टली, वो मैंने ये देखी कि मैक्सिमम पीपल अपने सी ड्राइव पर ही रिपोजिटरी बना रहे थे। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर जो आप लोग को करना है तो ई ड्राइव या डी ड्राइव, एफ ड्राइव, इन सब में डाला करिए। सी ड्राइव में जनरली चीजें, ये सारी चीजें नहीं करते, क्योंकि जब आप रिएक्ट ऐप बनाते हो तो वो कई जीबीज में स्पेस ले रहा होता है, और जिसके कारण आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी धीरे हो सकती है। एंड इन द वर्स्ट केसेस, जब भी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो आपकी सी ड्राइव भी साथ साथ फॉर्मेट हो जाती है। तो इसलिए आपका प्रोजेक्ट खराब ना हो, इसलिए ये चीजें ध्यान पे रखना नेक्स्ट टाइम से। समझ गए सारे? हाँ जी, हाँ समझ गए भैया। समझ गए। बढ़िया, नाइस। देन इसमें अगेन हम खोलेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो, कोई बताना चाहेगा? भैया अगर साथ साथ प्रैक्टिस करनी हो तो हम भी ऐसे नई रिपोजिटरी बना लें अभी, या उसी पे कर लें? साथ साथ करनी हो तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि आज वाले के साथ साथ मत करो, क्योंकि आज जैसे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। अदरवाइज 2 दिन तुम रिपोजिटरी बना के देख लो एक बार, रिपो बनाने के साथ थोड़ा सा स्मूथ हो जाए चीज़ें। उसके बाद वी कैन लाइक साथ साथ प्रैक्टिस कल से। ठीक है भैया। हम्म। ये हो गया गेट क्लोन वेबसाइट कमिंग सून, ठीक है। ठीक, ये मुझे कह रहे हैं कि एम्प्टी रिपोजिटरी तुमने क्लोन करी। मैंने कहा हाँ मैंने करी तो है। इसके बाद मैं अंदर गया, इसके अंदर जाते ही मैंने यहाँ पर अगेन कमांड प्रॉम्प्ट खोला। कमांड प्रॉम्प्ट में काम करो या टर्मिनल में काम करो, काम वही होता है, बराबर ही पड़ती है चीजें। मैं VS कोड में भी करता था, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में भी करके तुमको दिखा देता हूँ एक बार। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npx, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिएक्ट ऐप हमेशा की से। तो पहला स्टेप क्या है, रिपोजिटरी बनाना। दूसरा स्टेप क्या है, रिपोजिटरी को क्लोन करना अपने लोकल पे। मेक श्योर करना कि सी ड्राइव पर क्लोन ना करो, डी ड्राइव, ई ड्राइव ही प्रेफरेबली क्लोन करना, क्योंकि इसके वेरियस अदर इफेक्ट्स होते हैं, नॉट जस्ट इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी सेफ नहीं रहता सी ड्राइव पर। इसके बाद हमें क्या करना है, नया रिएक्ट ऐप बनाना है, विच इज लाइक npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप का नाम दे देंगे हम वेबसाइट कमिंग सून एज ऑलवेज। तो यहाँ पर ये पहले अपना ऐप बनाएगा प्रॉपरली, और अपना थोड़ा सा टाइम लेगा। तो तब तक किसी को कुछ पूछना हो, ये चीजें क्लियर हो गई हो तो बता दो, कुछ पूछना हो तो बता दो।
क्लोन एक बार रिपीट कर दो प्लीज निकिता। ओके श्योर निकिता, आई रिपीट द क्लोनिंग प्रोसेस। क्लोन में कुछ इतना खास नहीं होता। क्या करते हैं हम क्लोन में कि सबसे पहले हमने बनाया रिपोजिटरी। मैंने नई रिपोजिटरी बनाने के दिखा दिया आपको। न्यू रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन बहुत सिंपल होता है। आई गेस सब कोई रिपोजिटरी बना सकते हैं। कोई ऐसा है जो कि गिटहब में नई रिपोजिटरी नहीं बना सकता? हैंड रेज या वो कर देना। सारे बना सकते हो राइट? ठीक है, तुम सभी लोग रिपोजिटरीज बना सकते हो गिटहब में। बहुत बढ़िया बात है ये। उसके बाद रिपोजिटरी बनने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आता है। हमें इंटरफेस से मतलब नहीं है, हमें गिटहब के पेज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस लिंक से। ये HTTPS लिंक जो है इससे मतलब है। हम इस लिंक को कॉपी करते हैं। ये लिंक कुछ नहीं होती, ये लिंक ये वाली लिंक होती है। जहाँ तक अगर जो आप देखोगे तो ये वाली लिंक होती है, इसमें डॉट गिट ऐड होता है, डेट्स ऑल। इसी सेम लिंक में डॉट गिट ऐड होता है। पर आप लोग इस इधर इधर मत जाओ, कंफ्यूज जाओगे। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप HTTPS लिंक इसकी देख लेना। जैसे आपको HTTPS लिंक मिली, इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद डालना है नीचे गिट, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पर टाइप करना है गिट क्लोन। और गिट क्लोन के बाद आपको प्रॉपरली वो गिट स्पेस क्लोन और स्पेस उसके बाद ये यूआरएल डाल देनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो रिपोजिटरी है, जो भी रिपोजिटरी आपकी आपने बनाई है अभी अभी इस नाम से, वो रिपोजिटरी आपके लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप हो जाएगी। अच्छा, अभी ऐसा कोई है जिसको गिटहब चलाने में दिक्कत आई हो? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैंने बताया तो नहीं तुम लोगों को कि गिट इंस्टॉल कैसे करना है और गिट कैसे डालना है अपने लोकल में। स्टिल सबने खुद से कर लिया था वो। ऐसे कौन कितने लोग हैं जिन्होंने गिट में अभी तक काम ही नहीं किया? एक बार हैंड रेस कर देना। सीता पटेल, श्रेया ने काम नहीं किया है, कुशाग्र। तुम लोग को कोई ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब से। अगर तो तुम्हारे लैपटॉप में गिट नहीं होगा ना, अगर तो तुम्हारे पास गिट नहीं होगा, अरे वेदांक, तुम्हारा इशू आ रहा था क्या आज गिट का? नहीं, कुशाग्र तुम्हारा आ रहा था ना? गिट का भैया मेरा तो अब सब सॉल्व कर लिया मैंने, कुछ कर करके पंगे लेके भैया फाइनली। डाउनलोड तो कर लिया। अच्छा कुशाग्र, तुम्हारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था ना आज का? अरे मैक में करना तो वेदांत की हेल्प लेना ना। एंड सॉरी, वो थोड़ा ना मेरी गलती हो गई थी वहाँ पे। तुम लोग को ये बताना मैं भूल गया कि गिट भी अपने इसमें डाउनलोड करना है। तो यार ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये आई गेस तुम लोग खुद से कर सकते हैं आई गेस राइट। लाइक गिट को डाउनलोड करके और सेटअप करना है। किसी का भी वीडियो देख लेना, कोड विद हैरी अपना कॉलेज, कहीं से भी कोई वीडियो देख लेना। कर पाओगे ये सारा काम खुद से तुम सारे लोग? हाँ जी, तो खुद से कर लेना एक बार। ये बार बार बताने से बाकी सबका टाइम ही वेस्ट होगा। यूट्यूब में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, 20 मिनट में कोई भी तुम्हारा सेटअप करा देगा। एक चीज ये मेक श्योर करना। बाकी हाँ, गिट क्लोन तक का निकिता समझ में आ गया तुम्हें, गिट क्लोन का इशू? हाँ जी। बढ़िया। तो गिट क्लोन तक का आ गया, सबको क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर जो मैं यहाँ पर रिपीट करने के लिए बोलूँ, लेट्स से वेदांत तुम बताना मुझे स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या है। भैया ऐसे पहले एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है। नहीं, मैंने ये कहा कि लेट्स से मैंने तुमको बोला है वेदांत वेब3 एंटाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज बनाना है, वेब3 एंटाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट बनानी है। तुम क्या करोगे सबसे पहले? वेब तो अगर तो जैसे वैसे अगर कोलैबोरेटिव में नहीं बनानी है फिर तो मेरे को रिपोजिटरी वगैरह के लिए जरूरत ही नहीं है मेक करने की। मैं सिंपली रिएक्ट ऐप बना लूंगा कमांड उससे एंड उसमें एक बात काम करना बताओ, शुरू कर अगर दूंगा। तुम सिंगल भी काम करते हो ना बिना कोलैबोरेशन के भी, तब भी गिट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है वेदांत। उसका रीजन है कि अगर जो तुम कोई मॉड्यूल बना रहे होते हो तो तुम टाइम टू टाइम अपने चेंजेस कमिट करते हो। एक टाइम आता है जब तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वहां पे हो सकता है कि देयर इज अ प्रॉपर चांस कि तुम मेसअप कर दो कोड और हाँ तुम्हारा कोड जी, वापस ना जाए। समझ बहुत गया। चांसेस है, मेरे साथ ऑलमोस्ट मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं सब में एक ना एक बार ऐसा हुआ है नहीं कि बिल्कुल मैंने सेंसिबल है वो दिमाग में वैसे नहीं था। एग्जैक्टली तो मैसअप हो ही जाते हैं कोड कहीं ना कहीं। और क्योंकि खुद से सारा कोड तो इंसान लिखता भी नहीं है, ये बात भी फैक्ट है।
कहीं ना कहीं चीज़ें स्टैक ओवरफ्लो इन सब जगहों से लाई जाती हैं, तो मैसअप हो जाता है। इसके लिए हमें गिट होना चाहिए हमारे पास, और हमको हमारी आदत होनी चाहिए प्रॉपर्ली कमिट करने की। जैसे 2007 2011 के ज़मानों में, 2015 के ज़मानों में हम एमएस वर्ड में काम करते करते हर एक मोमेंट पे सेव किया करते थे फाइल, हर 10 वर्ड के बाद, सेम वैसे गिट में भी कमिट करते रहना चाहिए हर एक मॉड्यूल के बाद। तो यहीं पर हमने टाइम पास कर लिया, और अब हमारा ये बन गया है। मैंने तुमको देखो टर्मिनल में भी काम करके दिखा दिया, और सीएम में भी काम करके दिखा दिया। क्यों नहीं आएगा यार? देख लो, अभी तक गलतियां कर रहा हूँ ये वाली में। यार इसलिए आया था क्योंकि मेरी डायरेक्टरी सही नहीं थी। एनपीएम स्टार्ट होने में ये इतना टाइम लेगा सफिशिएंट। तो ये हो गया, एनपीएम स्टार्ट होते ही ये प्रॉपर प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया। ठीक, हम इसे डेफिनेटली कमांड प्रॉम्प्ट से तो इनिशियलाइज नहीं कर रहे होंगे बार बार। इसके लिए हम प्रॉपरली वीएस कोड खोलेंगे। ओके गाइस, यहीं से इनिशियलाइज करेंगे, यहीं से एनपीएम स्टार्ट भी करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है? हाँ ना बोल दो। कोई डाउट नहीं? यस, नो, नथिंग? नो। ओके, तो तुम लोग को डाउट नहीं है तो हम लोग इसको अपना नॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग को बताया था मैंने, किसे याद है जब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रिएक्ट का कोड चलता कहाँ से है? सबसे पहले कौन सी फाइल होती है जो इनिशिएट होती है? index.html index.html एग्जैक्टली, index.html में इनिशिएट हुई सारी फाइल्स आपकी, और जिसका असर आपको यहाँ पर दिखेगा। इस रिएक्ट ऐप की जगह हम यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेंगे अपने टास्क बार का। आपको पता हो कि ये रिएक्ट ऐप, ये जो हमारा टास्क बार होता है ना, जहाँ पे मीट वेब3 एंटाइटी ये लिखा है, ये index.html का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है। तो जब आपका ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, अगर जो आज हो जाएगा तो हाँ जी, डेवलपमेंट सर्वर तो स्टार्ट हो रहा है। देखिए इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज होते ही आपका जो ये टास्क बार है यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा रिएक्ट ऐप। इस रिएक्ट, हाँ मुंजल, ये है वो क्वेश्चन। या मैं पूछना था मेरे को, हाँ मतलब फिर पूछो। से रिपीट कर। मतलब जो भी आपने बताया था, फाइल आपने खोली हो। तुम टाइप कर दो अपनी क्वेरी मुंजल, तो मैं वो परफॉर्म कर दूंगा टास्क। तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी, तो जैसे ही रिएक्ट ऐप हमारा खुलता है अपना प्रॉपर समय लेकर के, तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसका टाइटल चेंज करेंगे। आई गेस मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, तुम लोग मान लोगे कि यहाँ पर रिएक्ट ऐप लिख करके आता है, नहीं तो तुम्हारे में तो आएगा ही। तो index.html से टाइटल चेंज हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर लेट्स से टाइटल दे दिया मैंने web3 entirety डॉट साइट। ठीक, ये मैंने दे दिया। ये क्यों, यही दे देता हूँ। अब मुझे लगाना है लोगो। चलो आज मैं तुम्हें लोगो का भी चेंज करवा देता हूँ सीन। ये देखो रिएक्ट ऐप आ गया ना, अब ये देखो चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम में। अब मैंने वेबसाइट आईडी लगाया तो मुझे वेबसाइट आईडी का लोगो भी लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आइकन, ठीक है, अरे लोगो,
मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखो मैंने तुम लोगों को ये नहीं किया ना, हाँ कुछ इमेजेस हैं। ज्योतेंद्र, ज्योतेंद्र ये देखो, ये इमेजेस मैंने जब उठाई थी इससे ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट से, तो वो इमेजेस मैंने ज्योतिन तुमको शेयर की थी ना, वो डिस्कॉर्ड में डाल देना। तो ये इमेजेस डाल देंगे अपने इसमें से, प्लस लोगों की जगह ये कर लेना। बैकग्राउंड इमेजेस मैं इसमें डाल लूँ, पब्लिक में डालते हैं इमेज। पब्लिक में डालने से क्या होता है ये बता दो कोई। ग्लोबली अवेलेबल हो जाती है। एग्जैक्टली, थोड़ा पॉइंट बातें करने हैं आज सारे, ये सही है। से याद आया कि पब्लिक में आपने बोला था वैसे इमेजेस को नहीं डालना चाहिए, बट पब्लिक में डालने के अलावा वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं हो पा रही थी। हाँ एग्जैक्टली, एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज आते हैं, उसके लिए अलग से सॉल्यूशन बाद में हम लोग निकाल लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि तुम वो कर सकते हो चीज़ें, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। एक अलग से एसेट फोल्डर बना लो, उसमें इमेजेस डाल दो सारी, तो तरीके से क्लटर्ड नहीं होती तुम्हारी चीज़ें और एक्सेसिबल हो जाती है। उसके बाद उसमें प्रॉपर्ली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका तरीका अलग है। वो मैं तुम्हें अगले किसी वर्कशॉप में सिखा दूंगा। मुझे ठीक याद है दिला भैया। देना एक बार वेदांत, ठीक है कल की भैया। वर्कशॉप में सिखा दूंगा ओके। कि इमेज कैसे इंपोर्ट करते कहीं और। कहाँ रह गया मेरे, एक, अब इससे एक उठा लीजिए तुम्हारे लोगो, और ये लोगो यहाँ आ गया, राइट। अब ये लोगो टू नाम से हमारा ये है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमें चाहिए लोगो टी, लोगो टी डॉट पी एन जी। सिंस ये सिंस ये पब्लिकली अवेलेबल है, हम इसे इसके नाम से डायरेक्टली पुकार सकते हैं और ये यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। हमें कोई भी यहाँ पर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आई गेस तुम सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। वेबसाइट लॉन्चिंग ठीक है, तुम्हें आउटपुट देखना, एक बार देख लो, आना ऐसा चाहिए। लेकिन जो हम बनाते हैं, वो तुम देखना कितना फनी बनेगा। तो इंस्पिरेशन देखो ये थी जो तुमको दिखाई है मैंने, बनेगा क्या तुम लोग खुद समझ लेना। किसकी सीएसएस कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। सही है दोस्त, सही है, बढ़िया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया मेरा। एक तो इतनी टैब खोल दो ना तो दिमाग अलग खराब हो जाता है। ये देखो गाइस, छोटा सा लोगो आ रहा है मेरा, ऐसे वेथन टाइटी का लोगो आ रहा है, देख पा रहे हो तुम लोग। हाँ जी भैया, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, लोगो भी चेंज हो गया। अब मैंने तुमको लोगो चेंज करना भी सिखा दिया, और अब तुम कुछ चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करके भी सीख सकते हो। तो तुमको मैंने बेसिक चीज़ें तो यहाँ पे बताई। अब यहाँ पर है कि ये सारी फाइल्स जो मैंने यहाँ पे लगाई है, इसको पहले हटा दो। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को नहीं छेड़ेंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर तुम्हारा इंडेड है ऐप के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ऐप के अंदर बहुत सारा कचरा भरा है। इस सारे कचड़े को हम करेंगे पहले रिमूव कर दिया सारा कचरा। हमें ऐप की सीएसएस की भी जरूरत नहीं है, अपने आसान दिखाने की जरूरत नहीं है इससे कि सीएसएस इंपोर्ट करवा रहा है, तो हम ऐप के सीएसएस को भी हटाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक एसआरसी के अंदर फोल्डर, क्योंकि हम एक फोल्डर सेक्शन में हमेशा वर्क करते हैं। तो एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम का। कंपोनेंट्स जनरली तुम लोग जब एक बेसिक डेवलपर होते हैं तो कंपोनेंट्स नाम का ये फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स ही बनाते हैं हम इवेंचुअली। कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, वेबसाइट कमिंग सून cs डॉट jsx। jsx का किसी को इशू है अभी तक कि jsx क्यों कैसे? हाँ जी, नहीं भैया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इंपोर्ट रिएक्ट, फिर उसके बाद हमारा सिंपल फंक्शन का नाम भी हम यही देंगे, वेबसाइट कमिंग सून। देखो अगर जो तुम खुद से लिख के ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को ज्यादा फायदा रहेगा। एक तो तुम्हारा ये हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कर लूँ।
थोड़ा सा हाँ, याद बोलो। करा दो कि डॉट JSX और डॉट JS से फर्क क्या पड़ता था, बिकॉज दोनों काम कर जाते हैं रिमेंबर, बट सही से याद नहीं। हाँ जी, डॉट जेएस होती है जेएस फाइल, वेरएस डॉट जेएसएक्स होती है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट एंड एक्स है एक्स एक्स एच XML एस, हाँ एमएल एच। क्या ये टंग ट्विस्टर कैसे हो गया, मैं यहाँ पर परेशान हो गया हूँ बोल बोल के। जो ये बोल रही सेम, फिर से बोल के दिखाओ एक बार। XML XML, हाँ XML फाइल हो गया। और इन दोनों में अंतर ये होता है कि ये जनरली मानी जाती है। देखो रिएक्ट के जब ओल्डर वर्जन थे ना वेदांत, तो उसमें क्या था कि तुम जेएस फाइल में केवल जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते थे और तुमको एचटीएमएल मतलब जेएसएक्स फाइल यूज करनी पड़ती थी अगर तुमको एचटीएमएल लिखना है तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रिएक्ट के अपग्रेड्स आए, अपग्रेड आते आते क्या हो गया कि एक ऐसे कुछ अपग्रेड्स के बाद ऐसा हो गया कि जेएस फाइल में भी तुम एचटीएमएल लिखना स्टार्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो बेसिकली वहां से इन दोनों का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया कि जेएस फाइल में भी एचटीएमएल लिख सकते हो, तो ऐसी बात हो गई। और कुछ और टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है इसमें, पढ़ सकते हो उसके बारे में जाके। बाकी मेजर डिफरेंस यही है कि जेएसएक्स है और वो जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड फाइल्स है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट कोड की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम एक ई-कॉमर्स साइट बनाते हैं तो जब हम उसका प्रोटोटाइप आईडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की और प्रोडक्ट डिटेल एंड प्रोडक्ट आई एम सॉरी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि केवल जावास्क्रिप्ट ही का ही कोड लिखना होता है। तो वहाँ अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम जेएस फाइल में बनाकर वो चीज़ें करें, क्योंकि जब हम जेएसएक्स फाइल बनाएंगे तो हम उस फॉर्मेट का कोड नहीं लिख पाएंगे, हमें जेएसएक्स फाइल में बार बार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या, जावास्क्रिप्ट फाइल में क्या होता था, ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्टली तुम उसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे, सिंपल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी और इनका आगे यूज़ ज़्यादा आएगा जब तुम इंटरमीडिएट से एडवांस में शिफ्ट करोगे रिएक्ट में, अगर जो तुम्हें करना हो तो टोटली अप टू यू, तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें इसके बारे में। बाकी अभी के लिए ये समझ लो कि काम दोनों सेम करती हैं, पर यूज़ तुम जेएसएक्स करोगे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है भैया। मैं समझा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ और बोलूँगा तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे इसके साथ साथ। हाँ जी, तो ये वेबसाइट कमिंग सून पेज है, इसको हमने कर दिया इम्पोर्ट वेबसाइट कमिंग सून पेज इम्पोर्टेड आई गेस, राइट। चलो बढ़िया, इम्पोर्ट हो गया। अब तो हम इसको यूज भी करेंगे, यूज भी कर लिया, चलो बढ़िया। अब हमें बनाना है वेबसाइट कमिंग सून पेज, ठीक। तो तमीज से हम लोग इमेज लगाएंगे एक, ठीक। इमेज कौन सी लगाएंगे, बैकग्राउंड में लगानी इमेज हमें, ठीक। तो हम लगाएंगे ये बीजी। तुम लोग को पता है इमेज लगाते कैसे हैं, एसआरसी क्या होता है। एसआरसी में हम डालते हैं इमेज के लिंक। अब सिंस ये पब्लिकली एक्सेसिबल है तो इसकी काहे की लिंक, सीधे इसका नाम लिखेंगे background.png और यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी। तुम लोग देख पा रहे होगे, काफ़ी खुशी के साथ देख पा रहे होगे कि ये हमारी इमेज लग चुकी है, ठीक। अब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक div के अंदर लिखेंगे हम p टैग डालेंगे, p टैग के अंदर हम लिखेंगे ओके। ये बताओ यहाँ पर CSS कितने लोग करते हो, एक बार हैंड रेस करना। CSS में कोड कितने लोग करते हो, बस 2 लोग, 4 लोग, ठीक है, 5। ये देखो झूठ मत बोलना है प्लीज, ठीक है 5 लोग करते हो CSS में कोड, ठीक। नहीं मतलब जिसे CSS आती हो, ठीक है। टेलविंड CSS में कौन काम करता है यहाँ पर, कोई काम नहीं करता है, मालूम था मेरे को, देख लो फायदा हो गया मेरा। अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा आज टेलविंड CSS, मजा आएगा। क्योंकि टेलविंड CSS में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता,
जिन लोग को नहीं आती CSS, ऐसे कितने लोग हैं जिनको CSS आती ही नहीं है, ऐसे लाइक बिल्कुल आती ही नहीं है, बस HTML आती है, सीधे रिएक्ट। आशीष है, आंचल है, निकिता है, बस 3। बाकी लोग से CSS आती है लेकिन वो कोड नहीं करते है ना। नाइस वन। देखो तो बाकी जो CSS वाले हैं उन लोग को मैं यहाँ पर टेलविंड CSS का ट्यूटोरियल दे दे रहा हूँ। यू कैन रेफर टेलविंड CSS फॉर द वेरी सेम थिंग। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि यू कैन डायरेक्टली राइट CSS इन योर HTML कोड इटसेल्फ। अभी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल देख के दिखाता हूँ सेम चीज़ में। टेलविंड CSS की साइट में जाना है सबको। टेलविंड CSS की साइट विल बी शेयर्ड इन रिसोर्सेज, जितेंद्र भी शेयर कर देगा। देन वी हैव डॉक्स। डॉक्स के अंदर जाएंगे तो टेलविंड CLI इंस्टॉलेशन पे जाना है। टेलविंड CLI इंस्टॉलेशन में सबसे पहले npm install d। अब हम यहाँ जाएंगे और विल स्विच टू टर्मिनल। टर्मिनल खोलते ही विल जस्ट कॉपी पेस्ट द फर्स्ट कमांड दैट वी हैव कॉपीड फ्रॉम npm install -d tailwind CSS, राइट। इसे परफॉर्म करवा देंगे। आफ्टर वी हैव परफॉर्म दिस, यहाँ से जाके हम npx tailwind CSS init को रेडी रखेंगे। ताकि एक बार ये हो जाए तो हम उस पर उसको कर दें, इंपोर्ट कर दें। और how many guys are excited for Tailwind CSS? Because like I can teach it in 10 to 15 minutes max. Yeah, nice one. क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना इतना। देन ठीक है, ये इग्नोर करना। देन हम यहाँ पर इसकी नेक्स्ट, गाइस क्या हो रहा है, Control-C, Control-V। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट वाला ये डालेंगे कमांड जो हमें दिया था। डॉक में जाके पहले 2 कमांड डालने हैं, तब से जाके ये चीज ना कॉपी कर लो। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा टेलविंड यूज करने में सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं लोग। यहाँ पर तुमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर इसने बोला है कि एक टेलविंड CSS टेलविंड config.js फाइल बन गई है। बन गई है, ये देखो अभी बनी है, ये फाइल जस्ट रिसेंटली अभी बनी है, ये देख पा रहे हो। अभी जो फाइल बनी है, इस दूसरे कोड के बाद जो फाइल बनी है उसमें ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है, ऐसा कुछ। इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंटेंट के अंदर वो चीजें आएंगी कि किस किस फाइल टाइप में टेलविंड CSS विल वर्क। इसका मतलब ये होता है। तो हमें जो ये नीचे tailwind.config.js का ये कोड लिखा है ना, इसको कॉपी करना है एज इट इज, और कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक। यहाँ पर इसका मतलब ये है, ओवरऑल इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि इन तरीकों की फाइल टाइप में, इन तरीकों की फाइल टाइप में टेलविंड CSS अपना जादू दिखाएगा। बाकी जगह टेलविंड CSS विल फेल टू वर्क, मतलब बाकी जगह टेलविंड काम नहीं करेगा। क्या नेक्स्ट उसमें बढ़े कि अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, या कभी कुछ काम अभी बचा है इसमें? हाँ भैया। अरे थोड़ा सा काम बचा है इसमें, थोड़ा सा काम ये बचा है कि हमने HTML फाइल इंक्लूड कर दी, JS फाइल इंक्लूड कर दी, JSX फाइल इंक्लूड नहीं की। देखो फाइल तुम्हारी कितने तरीके की होती हैं। फाइल तुम्हारी होती है HTML फाइल हो गई, एक JS फाइल हो गई, एक CSS फाइल हो गई .css, एक .jsx हो गई। तो इसमें क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पर ये मेंशन नहीं करोगे कि .jsx, तो क्या होगा कि JSX फाइल्स के लिए, जैसे कि ये तुम्हारी JSX फाइल है, इसमें तुम्हारा टेलविंड CSS काम नहीं करेगा website.cs में। बट सिंस वहां पर JS फाइल लिखी थी, तो JS में तुम्हारा टेलविंड CSS काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था भाई कि JS के लिए करो, HTML के लिए करो, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं था कि JSX के लिए भी करो। तो हमें अलग से जाके मेंशन करना पड़ रहा है कि JSX के लिए काम करे ये टेलविंड CSS। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yep. हाँ जी, तो ये बात थी अभी तक की हमारी इसकी। ये मैं तुम्हें इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ कि कल को तुम लोग जब डी ऐप बनाओगे ना, तो डी ऐप में अगर तुम टेलविंड लगाते हो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, तुम्हें यहाँ पे एक TSX फाइल डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि डी ऐप जब रिएक्ट वाइट में हम काम करते हैं
तो सारी फाइल हम tsx के नाम से ही बनाते हैं टकीटो इंस्टॉल करने के बाद, तो वो चीज का ध्यान रखना। फिर यहाँ पर इसने ये लिखा है कि ये जो कोड है इसको input.css में लिखो, इस कोड को input.css में लिखो। क्या होता है input.css? किसी को पता है input.css क्या होता है? कभी सुना है किसी ने? ये जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बताओ, input.css किसी ने देखा है आज तक? हाँ ना? मैंने देखा। नहीं। एज आई टोल्ड यू काफी अपडेट्स आए हैं, जो input.css है और जो index.css है वो सेम चीज है, ठीक। तो हम index.css में जाएंगे, index.css इसका पूरा कोड कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और रिप्लेस कर देंगे। पूरा पचका बहुत होता है इसमें। ये कोड कॉपी किया हमने, ये कोड रिप्लेस कर दिया, तो हमारा चौथा स्टेप ये हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या था? इन भाई साहब के पास जाना है, ये वाला कमांड चलानी है। फिर दूसरा स्टेप था npx कमांड चलानी है। तीसरा स्टेप ये था कि इस पूरे को इंपोर्ट करना है, जो हमारी इस कमांड, ये कमांड चलाने के बाद ना एक फाइल बन जाएगी tailwind.config.js। उसमें क्या करेंगे, हम ये पूरा कोड छाप देंगे। इस कोड में JSX भी डालनी है कि JSX को भी असर पड़े इसके साथ साथ, तो हमें ये करना है। देन index.css में हमें ये चीजें चेंज करनी है। देन आई डोंट थिंक कि कुछ और करने की जरूरत है तुम लोगों को, ठीक। ये बढ़िया हो गया। अब तुम्हारा CSS हो गया सेटअप। अब तुम tailwind.css का काम कर सकते हो। जनरली हमें क्या करते थे कि हम पहले बार बार वेबसाइट CSS के एक अलग से कॉपी बनाते थे, एक अलग से फाइल बना करके उसमें CSS लिख रहे होते थे। अब हम वहां पर नहीं, बल्कि अपने मेन स्ट्रीम नेटवर्क पर लिखेंगे। लाइक यहाँ पर डायरेक्टली HTML के साथ साथ हम अपनी CSS लिख दिया करेंगे, जो कि काफ़ी इजी होती है। तो ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ भैया, आ गया समझ। यहाँ से कोई कुछ पूछना नहीं चाहता मुझसे? हम्म। तो कुछ पूछना नहीं चाह रहा है मेरे से, बोल रहा हूँ मैं। सबको क्लैरिटी है? तो फिर चालू किया जाए कोड यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर आखिरी के 5-7 मिनट तुम्हारे चालू करते हैं कोडिंग के। तुम्हारी एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आखिरी के 5-7 मिनट हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा, 5-7 मिनट ट्राई करने के पहले एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, कुछ मिस कर रहे हैं क्या? हम लोग गलती कर रहे हैं क्या कोई यहाँ पर अभी तक? कोई गलती कर रहे हैं क्या अभी तक हम लोग? app.js में इंपोर्ट नहीं करा ना हमने अभी। नहीं, वो तो कर दिया हमने। हम गलती ये कर रहे हैं कि हमने अभी तक गिट में वो नहीं किया, काम नहीं किया है। गिट कमिट, ये तुमको तो याद कराना था मेरे को। पहले गिट ऐड डॉट होगा, स्टेजिंग के लिए पे चीजें जाएंगी, उसके बाद गिट कमिट -m इनिशियल कमिट करेंगे। देन इनिशियल कमिट के बाद गिट पुश ओरिजिन मेन पे काम होगा, और मेन पे पुश हो जाएंगी चीजें। आई गेस कोई था जैसे प्रॉब्लम आ रही थी, बट विल सी टू इट। और सारे चेंजेस पुश हो जाएंगे ओरिजिन मेन में। तो मेन में सारे चेंजेस पुश हो गए। अब तक के सारे चेंजेस पुश हो गए हैं। मतलब कि अगर जो कोई बंदा मेरा यहाँ का ये लेता है, क्या कहते हैं, क्लोन करता है मेरे ऐप को, मेरे रेपो को, क्या होगा इसमें सारी चीजें विद टेलविंड CSS आ जाएंगी, विद टेलविंड CSS सारी चीजें आ जाएंगी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ वी कैन मूव ऑन टू मेकिंग द वेब ऐप। वेब ऐप तुम लोग को कुछ ऐसे दिख रहा होगा अभी के लिए, एकदम मस्त समझ आया। हाँ, तुमको तो दिख ही रहा था। एक जादू दिखाता हूँ।
हमें ये इमेज कहाँ सेट करनी है, ये बताओ, ये इमेज कैसे सेट करनी है, बताओ। बैकग्राउंड में इंटायर जो स्क्रीन विजिबल है उस पे आए। एग्जैक्टली, एंटायर स्क्रीन जो विजिबल है उस पे है। देखो अब हम टेक्निकली क्या कर सकते हैं, एक इमेज यहाँ पर हमने डाल दी डिव के अंदर। इमेज डालने के साथ हमने क्या किया, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हाँ ना, नहीं भैया। अच्छा, तो अभी एंटायर इमेज तुमको चाहिए बैकग्राउंड में, राइट? अभी तो चलो मतलब इमेज ही खराब है। जब मैंने यहाँ पर एक ये डाला, एक एलिमेंट डाल दिया वेबसाइट लॉन्चिंग सून, तो इसमें दिक्कत ये आई कि इसमें प्रॉब्लम ऐसे आ गई कि नीचे आ गया। अब इसके नीचे आने से इशू ये है, मैं टेम्पलेट खोल के रख लूँ पहले कि बनाना क्या है मुझे एग्जैक्टली। मुझे बनाना है वेबसाइट जेंडर्स मेंटेनेंस, वी आर लॉन्चिंग सून, देन तुम्हारा डेज आर मिनट सेकेंड एंड लर्न मोर, ठीक है। हाँ, तो था वी आर, यानी वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। गलत इसमें लिख दिया, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। फिर यहाँ पर मस्ट एक h1 टैग में चीजें लिख दूंगा मैं, वी आर लॉन्चिंग सून, ठीक। अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि जब मैं लिख रहा हूँ बार बार तो चीजें नीचे जा रही हैं। हाँ जी, अब इसको हमें करना है रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व करने के लिए हाँ, सेट करना पड़ेगा इसको बैकग्राउंड में। एज अ बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास कोड होता है। सी कभी कभी तो मेरी टाइपिंग ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसे मतलब बहुत तेज आती है। कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, इतनी गंदी टाइपिंग हो रखी ना यहाँ पर इस लैपटॉप, इस बूट कैंप में सारी 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 गलतियां होनी है। देखो कोड मैंने पहले से बना के रखा, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक, क्योंकि मैं दोबारा से कोड नहीं लिख रहा। ये स्टाइल वगैरह ऐड करना ये तो क्लासिक तरीका हो गया, ठीक। इस तरीके से तुम ऐड ही करते हो। जब तुम्हें कभी भी इमेज बैकग्राउंड में ऐड करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि तुम स्टाइल के अंदर ये लिख दो, या स्टाइल के अंदर नहीं, तुम एक अलग से CSS फाइल बनाओ, उस फाइल में भी तुम्हें बैकग्राउंड इमेज को एज अ URL सेट कर दो इस इमेज का, कि एज अ बैकग्राउंड इमेज हो जाए, ठीक है। तुम ये काम भी कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली स्टाइल के अंदर चीजें लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा तरीका नॉर्मल। पर मैं यहाँ पर इसके अलावा ये देख रहा हूँ, ये किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये चीजें तुम्हें कैसे देखनी है, मुझे तुम्हें यही समझाना था। ये चीजें तुम्हें देखनी है। एक मिनट, क्या हुआ? ये बहुत बदतमीजी है। ये चीजें तुम्हें देखनी है टेबल के डॉक्यूमेंटेशन से। तुम्हें यहाँ पर मान लो लेट्स से कि फ्लेक्स के बारे में पढ़ना है, तुम यहाँ पर फ्लेक्स में जाओ, इसने प्रॉपर बताया है कि फ्लेक्स में ये होगा ये होगा ये होगा। जितना ही ज्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे, रो स्पैन ये है। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि ग्रिड क्या है, फ्लेक्स क्या है, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, अलाइन कंटेंट क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, स्पेस बिटवीन क्या होता है। बाकी उसके बाद अगर तुमको इतना पता है, इतनी सीएसएस देखो तुमको वैसे भी आनी ही चाहिए, खुद ही बननी चाहिए। बट अगर तुम इतनी सीएसएस पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये काम करना ना तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको बार बार सीएसएस में पीछे जाके फाइल में बनाना नहीं पड़ेगा। और बार बार तुम्हें ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार कि ये वाला डॉट कंटेनर क्या है, डॉट क्या क्या है। सीधे तुम क्लास नेम पे जाओ और अपना टेलविन का कोड लिखो। टेलविन का कोड तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टेलविन का कोड तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से। तुम्हें अगर जो रो में कुछ काम करना है, ये ग्रिड में कुछ काम करना है, तो यहाँ पर ग्रिड के सारे कोड दिए हैं कि ग्रिड के लिए ये लिखो ये लिखो ये लिखो। तुम्हें अभी लग रहा होगा थोड़ा सा, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था एक बेवकूफ़ी है कि इसमें इवेंचुअली सब कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। पर बाद में आई हैव रियलाइज कि टेलविन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट टेलविन, मैंने स्टार्ट डेवलपमेंट टेलविन के साथ किया था, तब मैंने अपनी पूरी लाइफ में CSS का एक भी वीडियो नहीं देखा था।
ना ही एक भी सर्च किया था CSS में कि ये क्या होता है, और तब से लेके आज तक तो नहीं देखा है CSS का। CSS को मैंने इन ऑल टाइम दिया होगा अपने पूरे डेवलपमेंट कैरियर में तो 1.5 से 2 घंटे। भैया आपको पता है ना आपका माइक ऑफ है? थैंक यू वेदांग पॉइंट आउट करने के लिए। मैं बोल रहा था एक्चुअली माइक ऑफ करके, बाय दैट वाज नॉट अ फर्स्ट टाइम बट स्टिल। तो और नीचे की वेबसाइट भी मैंने ऐसे ही बनाई थी, तब भी मुझे CSS नहीं आती थी, अब भी मुझे CSS में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रखा है। मैं अभी भी टेलविंड को यूज़ करता हूँ। तो किसी को ऐसे शॉर्टकट चाहिए कि जल्दी से डेवलपमेंट में पहुँचना है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें डेवलप करनी है तो ही कैन रेफर टेलविंड। किसी को चाहिए कि जल्दी कोड करना है बिना CSS के झमेल रखे, वो भी टेलविंड में काम कर सकता है। बाकी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि टेलविंड में काम करो क्या करो, क्योंकि मेरा कोई फायदा होना नहीं है और टेलविंड वालों को भी अगेन कोई फायदा नहीं होना है, किसी का कोई फायदा नहीं होना है इसमें। जिसको जो सूट करे वो वही करो। और अगर तुम बिगिनर हो तो आई से कि मस्ट ट्राई टेलविंड। ऐसा बड़े बड़े डेवलपर्स भी कहते हैं, ऐसे हैरी टाइप्स, कि यू शुड ट्राई टेलविंड, क्योंकि कई लोग को वो भा जाती है और काफ़ी इजी होती है। तो ये हो गया हमारा, ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं टेलविंड में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से अगेन कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। कोड तुम लोग देख के समझते रहना अपने एंड से, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे क्या किया, सारी चीज़ तुम समझते रहना। क्योंकि अगर जो मैं समझते रहना इन सेंस कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं एक बार अभी ओवरव्यू दे देता हूँ, बार बार कोड लिखूंगा अगर जो मैं, तो भाई साहब फिर तुम लोग के घंटों बर्बाद होंगे। अरे यार चलो, ट्रैक पैड की नौटंकी कहाँ से कॉपी किया था मैं, स्टाइल ठीक है। सी अब देखना बहुत सुंदर से वेबसाइट निकल कर आएगी, नहीं आई तो फिर तो देखो दिक्कत है। देख लो, दिस इज नॉट डिफाइंड, बढ़िया। पूरा ही कोड कॉपी करना पड़ेगा जब मैंने कॉपी ही किया है तो। कोई नहीं, तुम्हें मैं कोड समझा देता हूँ एक बार। ज़्यादा बेटर रहेगा और इजी रहेगा। शाबाश 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 शाबाश। तुम्हें एक और जादू दिखाता हूँ। सीधी PM स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो बताओ कि भैया ऐसे पढ़ाओ, ज़्यादा इजीली पढ़ पाएंगे हम। क्योंकि मैं ना अब यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग है, इन सब के चक्कर में ना, और आउटपुट अजीब से आ रहे हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तुम लोग बता सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो कैसे पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर तरीके से काम हो। वो कुछ तो बोल सकते हो यार तुम लोग, ऐसा नहीं है फिर मैं समअप कर दूंगा आज का लेक्चर ये चीज़ करवा के तुम्हारी। ये बताओ, ये समझाना है कि नहीं समझाना है ये वाला कोड तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट का?
तुम्हें पूरा कोड समझा दूं पहले, समझा। क्योंकि बना के दिखाने में काफी टाइम लगेगा, मुझे बार बार चेक तो रेफर तो करने पड़ेगा कोड। देखो यहाँ पे तुम ना अभी के लिए सीएसएस इग्नोर करना, क्योंकि सीएसएस का उतना अगेन तुम लोग खुद से कर रहे होगे, इवेंचुअली नहीं भी कर रहे होगे तो अगेन आई टोल्ड यू, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारो ना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तुम लोग को सीएसएस में ना बस ये करना पड़ता है, टेक्स्ट 3 एक्सएल है मजा नहीं आ रहा, टेक्स्ट 4 एक्सएल करके देखते हैं, टेक्स्ट 2 एक्सएल है मजा नहीं आ रहा, टेक्स्ट एक्सएल करके देखते हैं। तो बस ये चीजें बदलती रहनी चाहिए कि फॉन्ट नॉर्मल है, एक काम करते हैं फॉन्ट को बोल्ड करके देखते हैं। फॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है दिमाग में बात आएगी। तो फॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है, तुम जाओगे टेलविंड के पास, चेक करोगे फॉन्ट में क्या क्या ऑप्शन है, वो बताएगा कि फॉन्ट को बोल्ड करने का तरीका होता है फॉन्ट बोल्ड। अब तो मेरे को काफी चीजें याद हो गई टेलविंड में काम करते करते, बट जनरली लोग को याद ही हो जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले तुमने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल इस कोड का यूज करके बैकग्राउंड पे इमेज लगाई। देन तुमने क्या किया, इस कोड का यूज करके तुमने नैवबार ये अपनी वेक्टर एंटायरिटी की जो प्यारी सी इमेज है ना, ये वाली इमेज, इसको लगाई। ठीक, अब क्या किया तुमने, इस कोड को यूज करने के बाद तुमने यहाँ पर तुमने यहाँ पर एक डिव बनाया, एक अलग से एलिमेंट बनाया, उस एलिमेंट के अंदर 3 चीजें डिफाइन करी। एक वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, उसमें तुमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया। देखो क्लास में क्या दिया तुमने, क्लास में बस ये लिखा है कि सीएसएस का टेलविंड सीएसएस कोड लिखा है कि टेक्स्ट की जो साइज है वो एक्सेल होनी चाहिए। साइज होती है ना, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर तुमने भी अगेन साइज दिया है, फॉन्ट को बोला है कि बोल्ड कर दो, और एमबी क्या है, मार्जिन बॉटम 4, तो नीचे से मार्जिन दी है यहाँ पर, मार्जिन बॉटम 4। तो मार्जिन वगैरह देना भी बहुत इजी है इसमें। वी आर लॉन्चिंग सून, देखो ये मजा आ गया देख के, बढ़िया से वेबसाइट। ये मेहनत की है तुम लोग के ये लेने से पहले, बहुत कॉपी पेस्टिंग लगी इस चीज़ में, और बहुत दिमाग खर्च हुआ है ये बनाने में, क्योंकि टेलविंड का इवेंचुअली कोड खुद ही लिखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सीएसएस में मिल देंगी तुमको। ये वीडियो चाहिए होगा बाय द वे, तो तुम लोग ये वीडियो की लिंक मैं शेयर करा दूंगा ज्योतिन्द्र से। ये वीडियो की लिंक किस किस को चाहिए, जो ये सेम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वीडियो की लिंक किस किस को चाहिए, यूट्यूब लिंक मैं रिसोर्सेज में शेयर करा दूंगा। तुम लोग चाहो तो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट वहां से समझ सकते हो, वैसे मैं समझा रहा हूँ अभी, बट तुम लोग चाहो तो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट वहां समझ सकते हो। मैंने जावास्क्रिप्ट उसकी देखकर रिएक्ट में लिखी है, तो उससे काफी अलग जावास्क्रिप्ट लिखी है। एक बार मैं अपने से समझा दूं, बाकी तुम लोग को तो मिल ही जाएगा इस चीज का बेनिफिट। तो ये देखो मैंने कुछ नहीं, HTML से 2-4 कंपोनेंट्स एलिमेंट्स बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है डेज, आवर्स, मिनट, और ये क्या है, ये तुमको हाई फाई कोड दिख रहा होगा ना, कुछ नहीं है, ये कोड बस मैंने बनाया है, इसकी स्टाइलिंग है, तो इसको अभी तो इग्नोर ही करो। नहीं, तुम्हारा जो सेकंड्स और मिनट्स है ना, ये कर्ली ब्रेसेस पर, ये है तुम्हारी मेन चीज है। अब मैं यहाँ से तुम्हें समझाना चालू करता हूँ कोड क्या है। सबसे ऊपर गया और मैंने सेट किया काउंटडाउन टाइमर, काउंटडाउन डेट, काउंटडाउन डेट मैंने सेट की, नहीं सबसे ऊपर गया और मैंने यहाँ पे सेट की 4 चीजें, कॉन्स्ट, डे, सेट डेट, यूज स्टेट, हुक का यूज किया है यहाँ पर। रिएक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हुक्स। ऐसे मतलब ऐसा कहते हैं जो हुक्स को यूज करना सीख गया रिएक्ट में, हुक्स के साथ रिडक्स सीख गया, ही इज एन एडवांस इन रिएक्ट। यूज स्टेट हुक क्या करता है, बेसिकली तुम लोग का स्टेट सेट करता है। स्टेट सेट करते हैं, मैं बता तो कैसे, तुम्हें एक डायनेमिक एंटिटी चाहिए। डायनेमिक एंटिटी का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारी एंटिटी, एक मिनट इसको हटा ही देता हूँ। ये तुम्हारी एंटिटी ऐसी है, ये क्या है ये बताओ पहले, ये चीजें है क्या, डेज, आवर्स, मिनट, कैसे डायनेमिक है, बदल रहे हैं टाइम के साथ हाँ ना, डायनेमिक है। अब डायनेमिक है। अब तुम्हें डायनेमिक एंटिटी चाहिए, मतलब क्या है, ये देखो सेकंड तो हर सेकंड बदल रहा है, हर 1 मिनट में जाके ये भी बदल जाएगा, हर 1 घंटे में ये भी बदलेगा, ये वाली एंटिटी। अब ये तुमको ये चीज तो पता होगी ना, ये मैंने लिखा तो HTML से है ना, ये देखो यहाँ पर HTML मैंने लिखा है, ये मैंने HTML से बनाया है, बट इसमें जो ये दिमाग डालना है कि ये कैसे वर्क करेगा, ये देखो ये जो डेज है ना HTML में लिखा है, ये HTML की, इसके ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, ये डेज। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस वाला डेज डिलीट कर देता हूँ ना, ये देखना यहाँ से डेज भी हट जाएंगे। यार तुम लोग जो ये मुझे ये करवा देते हो ना बार बार रिफ्रेश, इसी चक्कर में तुम लोग का टाइम वेस्ट होता है। रिएक्ट कंपाइल ही नहीं होगा अभी। ठीक है, ये डायनेमिक एंटिटीज है, डायनेमिक एंटिटीज को कुछ भी कर छेड़ना है अगर जो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट हुक। ठीक,
देखो काम कर गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पूरा का पूरा कोड कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे डेज देखो ऊपर चला गया, डेज हट गया ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, यही है जो कि यहाँ पर इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, और इसको हमने डायनेमिक बनाया है, इसीलिए ये कर्ली ब्रेसेस पर है। अब ये डेज तो मैं समझा देता हूँ मैं। यूज स्टेट देखो जनरली इसी तरीके से आता है, कॉन्स लिखते हो, ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पर तुम वैल्यूज पुट करते हो, इतना डीप में मत समझो, अभी ऊपर ऊपर से समझ लो। तो ये काम ऐसे ही करता है। इसका तुम जावास्क्रिप्ट वर्जन यूट्यूब वीडियो से देख लेना, ज्योतिन विल शेयर यू इन रिसोर्सेज डिस्कॉर्ड में। बाकी तुम यहाँ से यूज स्टेट वगैरह के अलग वीडियोस भी देख सकते हो अगर तुम्हें डीप में समझना है तो। आई रिकमेंड अभी यूज स्टेट में मत जाओ, अभी बेसिक रिएक्ट करो, उसके बाद तुम इन चीजों में आ रहे होगे इवेंचुअली। यूज इफेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डेज एक एज अ वेरिएबल डेज ले रहे हैं और सेट डेज वेरिएबल ले रहे हैं। सेट डेज की हेल्प से हम डेज को सेट करते हैं, मतलब डायनेमिक बनाते हैं। ये चीजें तुम्हें समझाऊंगा, अगेन समझ में नहीं आएगी, पर मैं अपनी बेस्ट कोशिश करता हूँ एक बार समझाने की। तुम लोग रिएक्ट में एक आध महीने काम कर लो, ये चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। कॉन्स्ट क्या करता है? वेरिएबल बनाता है, एक नया वेरिएबल हमने बनाया यूज इफेक्ट के अंदर। कंस्ट्रक्टर का काम किसको नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या करता है। यहाँ पर 5 मिनट का और बचा है, तुम लोग बस 5 मिनट मुझे और झेल लो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है किसको किसको नहीं पता? निहारिका को नहीं पता। तुम लोग को मैं बता देता हूँ फिर से कि सबसे पहले जब भी कोई कोड रन करता है तो कंस्ट्रक्टर ही रन करता है। यूज इफेक्ट का भी काम ऐसा ही है। कोड मतलब, मेरा मतलब ये है, कोड कैसे मैं समझा देता हूँ अगेन। यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले index.html चलेगा। index.html चलने के बाद तुम्हारा index.js चलेगा। index.js चलने के बाद तुम्हारा चलेगा app.js। ऐसे ट्रैक होते हुए तुम्हारा कोड चलते हुए आएगा app.js में। app.js में क्या बना हुआ है? वेबसाइट CSS, राइट? तो वेबसाइट कमिंग सून वाले JSX में हम गए। यहाँ पर इस जब ये फाइल ऑपरेट होगी वेब पेज पे, तो जो सबसे पहली चीज इफेक्ट होगी क्या होगी? यूज इफेक्ट्स। जो सबसे पहली चीज इफेक्ट होगी वो होगी यूज इफेक्ट। सबसे पहले ये चीजें चलेंगी तुम्हारी। इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, इसमें मैंने काउंट डाउन करके वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक टाइम ले लिया है। ठीक, अब ये टाइम ले लिया मैंने, टाइम लेने के बाद मैंने इंटरवल सेट किया है नाउ करके, एक अभी का टाइम, करंट टाइम लिया है। देखो, एक तो मैंने टाइम लिया यूजर से कि तुम्हें कौन से टाइम में वेबसाइट रिलीज करनी है, उसे करनी है अक्टूबर 30 को रिलीज। फिर एक टाइम मैंने लिया है नाउ करके, अभी अभी वाला डेट। ऐसे ये सिंटैक्स है। ये चीजें बाद में समझा रहा हूँ मैं, अभी करने की तुमको जरूरत नहीं है। अभी तुम बिना जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोड भी बना देते हो, दैट वुड बी इनफ। बट जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि वो लोग बनाए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीजें यहाँ पर कैलकुलेशन की है। डिस्टेंस बनाया। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अभी के टाइम में, करंट टाइम में, अभी के टाइम में, और 30 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे के टाइम में डिफरेंस कितना है। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिया। देन तुमने डेज मैंने बनाया, कॉन्स डेज, कॉन्स आवर, कॉन मिनट एंड सेकेंड, इन करके 4 वेरिएबल और बनाए। उन वेरिएबल को मैंने मैथ लाइब्रेरी यूज की है। फिर उसके अंदर इक्वेशन सॉल्व की है। इसमें कुछ नहीं किया है, बेसिकली डिस्टेंस के नाम पे हम यहाँ पर इक्वेशन डाल रहे हैं कि कितना किस फ्रीक्वेंसी से चेंज होंगे ये। ठीक, देन मैंने यहाँ पर क्या किया, जो यूज स्टेट का यूज करके यहाँ पे सारे डेज वगैरह को इनको सेट कर दिया है। जब हम सेट पे कुछ डालते हैं ना, तो उस चीज की वैल्यू पहुंच जाती है उस पूरी एंटिटी में। ये चीजें मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही हो कि दिमाग से निकाल देना, बोल सोचना कि कुछ ही बड़बड़ाता रहता है, ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। क्योंकि अब अगेन बिगिनर हो तो शायद ना समझ में आए, क्योंकि बहुत चांसेस है तुम्हें ये चीजें ना समझ में आए अभी। और मुझे भी उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है समझाने में, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल हो जाएगा अभी बिगिनर्स के लिए। देन डिस्टेंस, ठीक, बढ़िया डिस्टेंस, हाँ जी। यहाँ से मैंने फंक्शन रिटर्न किया है। देन मैं यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। जब मैंने यहाँ पर डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड रेंडर किए थे, मतलब इनकी वैल्यू निकाली थी, उनका आउटपुट यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ मैं। ठीक,
जहां तुम देख पा रहे होगे। अब मैं यहाँ पर तुमको एक बेसिक एज ए ह्यूमन बीइंग समझाऊं, तो मैं इस चीज को तुम्हें ऐसे समझाना चाहूंगा कि मैंने एक डेटली यूजर से, एक डेटली अभी की करेंटली जो अभी बजे 10:07 है, दोनों को माइनस किया और एक वेरिएबल में स्टोर किया, और उस वेरिएबल के दम बलबूते पर मैं कैलकुलेट करने के बाद एक डायनेमिक स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ, जिसके हिसाब से बार बार टाइम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे हर एक सेकंड के बाद यूज स्टेट बार बार उसी एलिमेंट को, डेज, सेकेंड्स, वीक, आवर्स, उस सारे एंटिटी को मॉडिफाई करके चेंज करता जाएगा, क्योंकि यूज इफेक्ट के हिसाब से बार बार डेट, ये जो डिस्टेंस है कम होता जाएगा, राइट, हर एक सेकंड। और मैंने मैथ्स लाइब्रेरी यूज करके वहां पर फॉर्मुलेट कर दिए चीजें कि किस तरीके से वर्क करेंगे, सेकंड का क्या फॉर्मूला है, ये सब सारे फॉर्मुलेस लगा दिए हैं। तुम लोग कभी उतना डीप में नहीं जाना, तुम लोग एक बेसिक ये वर्किंग साइड भी बना लो तो इनफ होगा अभी के लिए। बाकी जिसको JavaScript में इंटरेस्ट है जा सकता है। वेदांत क्वेश्चन पूछो, अभी ऑफिशियली वर्कशॉप एंड होगी। मैं सारे टाइमर्स वगैरह ऑनलाइन ऐसे तो नहीं वर्क करते होंगे, बिकॉज ये तो बहुत इनएफिशिएंट मेथड है कि बार बार टाइम लिया देन कैलकुलेट करा इक्वेशंस को एंड फिर शो हो रहा है। एपीआईज होते हैं जनरली, देखो टाइमिंग के एपीआई तो नहीं होता, टाइमिंग के लाइब्रेरीज होती हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट में ही, तुम्हारे रिएक्ट में कई लाइब्रेरीज हैं, तुम्हें टाइमिंग मैथ की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधे डेट और टाइम इंपोर्ट कर सकते हो। डेट नाउ, डेट देन। रिएक्ट के अंदर भी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो तुम यूज कर रहे होगे, तो इनके लिए हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं जनरली। और लाइब्रेरीज को सीखना नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ज्योतेंद्र ने उस नेपाल वाले प्रोजेक्ट के लिए एक लाइब्रेरी यूज की थी, पीडीएफ, रिएक्ट पीडीएफ। हमें वो लाइब्रेरी यूज करने में 10 मिनट लगे थे बस। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे डेवलपर हैं, कुछ है, कोई भी नॉर्मल से इंसान जाता है उसको 10 मिनट ही लगते हैं उस लाइब्रेरी को यूज करने में। तो सिमिलरली तुम्हें अगर टाइम वाली चीज करनी है तो इंटरनेट में सर्च करो कि मुझे ये काम करना है, कहाँ से मिलेगा। स्टैक ओवरफ्लो कहीं भी तुम्हें बता देंगे, एक लाइब्रेरी होती है, ये करके इसको इंस्टॉल कर लो और इसको यूज कर लो। इंस्टॉल किया, यूज किया, 10 मिनट का काम है, डन हो गया। और अगर जो कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेट्स से कि तुम रियल टाइम पे स्टॉक ट्रैकिंग कर रहे हो, राइट, स्टॉक की वैल्यूज ले रहे हो, ये सारी चीजें, स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू ले रहे हो, तो उसके लिए एपीआईज यूज होती है, जो कि कुछ कंपनीज ऑलरेडी बनाकर रखती हैं। तो ये तरीका बहुत इनएफिशिएंट है, बट बेसिक के हिसाब से मैंने तुम लोग को बता दिया। और किसी को कुछ हो तो बताना, कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वर्कशॉप तो ऑफिशियली एंड हो ही गई है। ठीक है गाइस, फिर चलते हैं, गुड नाइट। आज ये टास्क कर लेना, आज का ये वाला जो मैंने बनाया है वो खुद से बना लेना, जितना सक्षम होगे उस हिसाब से बनाना। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी यूज कर सकते हो करो, एआई यूज करो, हर चीज यूज करो। यू शुड लर्न फ्रॉम हिट एंड ट्रायल ओनली। हिट एंड ट्रायल से जो मस्त मजा आएगा ना, जो याद होगी ना टेलविंड, एकदम रट जाएंगे कोड सारे। तुम लोग को हिट एंड ट्रायल ही यूज करना चाहिए। ठीक है गाइस, बाय बाय देन, गुड नाइट। शेयर ही कर देना ज्योतिन। बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।